हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक दूसरा चैप्टर लेके आई हूँ। इट इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th ICSE बोर्ड सिलेबस। दिस इज सेल। कि सेल होता क्या है। तो सेल इज नॉर्मली द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये बता रही हूँ, इसमें थोड़ा सिलेबस दिया हुआ है। तो द सेल यूनिट ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल, प्लांट सेल। अगर आपको दो सेल दे दिए जाएं, नॉर्मली मैंने कहा ये स्लाइड है और इसमें आप पता करो कि एनिमल का कौन सा है, प्लांट का कौन सा है, तो आप कैसे डिफरेंस करोगे कि अच्छा मैम इसका ये है तो इसकी प्रेजेंस से ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस तो होंगे जब आप पता करोगे। तो वही चीज़ इसमें हम पता करेंगे। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल सेल थ्योरी। इसमें हम सारी सेल थ्योरी का थोड़ा थोड़ा मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि अच्छा इस सेल थ्योरी ने ये कहा था, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए तो उनकी बात क्यों गलत हो गई, ये हम सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लांट एंड एनिमल सेल विथ फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनली। एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनली होती है, ये ऐसी हो जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, कुछ छोटे छोटे। तो सेल ऑर्गेनली, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, छोटे छोटे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये मिलेंगे, तो इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड वैक्यूल। ये सब एक नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मेजर डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से कैसे अलग है, क्या उसमें डिफरेंस है, क्या एक यूकैरियोटिक सेल में ऐसा क्या है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। तो हम सारी डिफरेंसेस को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल शुड बी मेनली डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल। प्लांट सेल, ये हमने कहा ये सेल है, तो जैसे कि मान लो ये मेरा घर है, तो मेरे घर की कुछ बाउंड्री है, तभी मैं कहूँगी इसके अंदर जितना भी है वो मेरा घर है, तो बाउंड्री हो गई। तो ऐसी ही सेल की बाउंड्रीज होती हैं, तो हम कहेंगे कि वो सेल वॉल है। तो ये अगर मैंने इसको एनिमल सेल की प्लांट एनिमल सेल बोला है और इसको मैंने प्लांट सेल बोला है, तो एनिमल सेल की बाउंड्री में ऐसा क्या अलग है जो एक प्लांट सेल की बाउंड्री में नहीं है, या एक प्लांट सेल की बाउंड्री में ऐसा क्या है कि जो एनिमल सेल वॉल में नहीं है। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। हम फिर सेंट्रोसोम को डिस्कस करेंगे, फिर हम वैक्यूल्स को डिस्कस करेंगे एंड प्लास्टिड्स को डिस्कस करेंगे। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया है कि हम इस चैप्टर सेल में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या, तो फिर आप कैसे पता करोगे कि अच्छा ये सेल है तो सेल में क्या है। सेल, हम किसी चीज़ को हम सेल क्यों कहेंगे, पहले ये बताना चाहिए। अच्छा, ऐसी हमारे घर में ये स्पून होती है, ठीक है, हम इसको स्पून ही क्यों कहते हैं, हम इसको बोल क्यों नहीं कहते भाई, इसका नाम दिया हुआ है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिससे आप फीड करोगे तो हम उसको स्पून बोलेंगे। ठीक है, आई होप अब ये क्लियर होगा कि हम सेल को सेल क्यों बोलेंगे, ये मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नंबर 1 है व्हाट इज सेल, कि सेल होता क्या है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि सेल हम
क्यों कहेंगे किसी चीज़ को कि वो सेल है? द सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। अगर आपने मुझसे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है, इसका चैप्टर फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, तो मैंने उसमें आपको सेल की डेफिनेशन बताई थी कि सेल को हम सेल क्यों कहेंगे, क्योंकि सेल जो है ना वो किसी भी मतलब ऑल लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, मतलब अगर सेल नहीं होगा तो सेल के बाद ही टिश्यू बनता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थोड़ा सा मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि 2 मिनट। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग कैसे बने हैं, तो सबसे पहले सेल आया। जब बहुत सारी सेल मिले तब बना टिश्यू। बहुत सारी टिश्यू मिले तो बना ऑर्गन। और जब मैं दो तीन ऑर्गन का एक साथ फंक्शन, जब 2-3 ऑर्गन एक साथ आकर फंक्शन करना शुरू किया तो हम उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए हम सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, मतलब इससे नीचे सेल को आप और तोड़ के कुछ नहीं बना सकते हो। ठीक है, सेल को आपने डिवाइड करना चाहा तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है बॉडी का जो कि ऑर्गेनिज्म की होती है, विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड ऑफ परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जस्ट लाइक मैंने कहा ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। ये जो सेल है ना, इसके पास कैपेबिलिटी है अकेले एग्जिस्ट करने की। मतलब इसको कोई ये नहीं कि दो होंगे तभी मैं जी पाऊंगा, जस्ट लाइक दैट। लोग होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। एक सेल है तभी वो एग्जिस्ट कर सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अकेला रह सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो खुद अकेला एग्जिस्ट कर सकता है और बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब आपने ये कहा बॉडी की अगर मैं सेल ले लूँ तो जो सेल है ना वो आपका कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपको, अगर आपकी बॉडी में वेस्ट बन रहा है, जो कि मैं आपको आगे बताऊं कि कैसे बनेगा। अगर वेस्ट बन रहा है तो ये है ना कैपेबल है इसको खत्म करने के लिए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। जोसाइटोसिस। अगर वो इसको इनगल्फ कर रहा है, मतलब इसको खा रहा है और अपने अंदर इसको खत्म कर रहा है, उसको कहेंगे एंडोसाइटोसिस। लेकिन ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहा है जो इसको खत्म कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो सेल ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को अकेले होने के बावजूद भी ये कैपेबल होता है इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, चाहे वो फिर स्किन हो, ब्रेन हो, मसल हो या बोन हो, इज composed of hundred of थाउजेंड ऑफ सच सेल। अब ये तो है नहीं है कि मैम एक सेल है
ये खुद परफॉर्म कर सकता है कोई भी फंक्शन। लेकिन अब मैंने कहा जैसे कि स्किन है, अब आपकी पूरी बॉडी स्किन के द्वारा कवर की गई है, तो आप ये तो नहीं कह सकते हो ना मैम ये एक सेल है स्किन में तब जाके कवर किया होगा। नहीं, आपके स्किन में थाउजेंड्स लैक्स मिलियंस ऑफ सेल है भाई। एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल बने हैं, मिले हैं, तब जाके स्किन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, इज composed ऑफ थाउजेंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ सच सेल। एक जैसे सेल मिलके ये ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट, सिमिलरली मतलब जैसे हमने स्किन का एग्जांपल लिया, वैसे ही प्लांट के केस में लीफ, फ्लावर, रूट एंड इवन द वुड इज composed ऑफ एक्सीडिंग लार्ज नंबर ऑफ सेल। आप ये नहीं कह सकते हो कि बस एनिमल के केस में, एनिमल्स के केस में बहुत सारे सेल मिलते हैं तब ऑर्गन बनता है, नहीं। हम प्लांट्स के केस में भी कह सकते हैं। अब प्लांट केस में ऑर्गन का तो बात कर नहीं सकते, तो जो प्लांट का जो वुड, ये जो वुड है प्लांट का, ये भी तो सेल से बना है, राइट। ये जो लीव्स बनी है, यहाँ पे फ्रूट बन रहा है कहीं, तो उसका भी तो मतलब प्रिकर्सर कहीं ना कहीं सेल ही रहे होंगे, सेल से ही बना है। तो अब ये मत कहना कि सेल सिर्फ एनिमल में देखने को मिलता है, प्लांट सेल भी होता है, ठीक है। एवरी सेल हैज इट ओन लाइफ, हर सेल की अपनी अपनी लाइफ होती है। ओल्ड एंड वीक सेल इन द बॉडी कंटिन्यूसली डाई एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल। जैसे कि एक सेल है, अब उसका लाइफ स्पैन कितना भी हो सकता है। अगर मैंने माना कि उसका लाइफ स्पैन 120 डेज है, ठीक है। 120 डेज में बता दूं आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। आरबीसी का जो सेल होता है वो 120 डेज उसकी लाइफ स्पैन होती है। आरबीसी जो हमारे खून का, आप ये मान के चलो कि खून के सेल को आरबीसी कहते हैं, एंड उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है। 120 दिन के बाद में ये ना मर जाएगा, ठीक है। लेकिन इतने दिन तो ये डिवाइड करेगा ना, पहले ये डिवाइड करेगा और अपने जैसे और सेल बनाएगा, और इसका लाइफ स्पैन 120 दिन का है, तो ये 120 दिन बाद मर जाएगा, ठीक है। हर सेल ऐसा हो जाएगा, ये बूढ़ा होता जाएगा, मरता जाएगा, नए सेल बनते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि ये मर गया तो बॉडी में और कौन डिवाइड करेगा, और भी सेल हैं, वो एक से दो बनाएंगे, माइटोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे, जैसे भी उनको करना है वो करेंगे। फिर ये सेल डिवाइड होगा, ये अपने जैसे और नए सेल बनाएगा, ये डिवाइड होगा, ये अपने जैसे और नए सेल बनाएगा, फिर ये और डिवाइड करेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये नहीं है कि अगर एक सेल मर जाता है तो बॉडी में सेल खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक सेल डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा, दो सेल फिर वो फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर वो और सेल बनाएंगे, ये लाइफ चलती रहेगी। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अवर सेल्फ, मतलब हम लोग start life as a single cell called the egg। कोई भी लाइफ स्टार्ट हुई है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, जिसको हमने कहा है एग। एग को हम सिंगल सेल कहते हैं, सिंगल सेल से। आज के टाइम में हम जो बने हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल जो कि एग कहा जाता है, ठीक है। हम भी तो स्पर्म और एग से मिलकर जाइगोट बना था, जाइगोट बना था, तो कहीं ना कहीं हम भी तो सिंगल सेल से ही बने हैं, सिंगल सेल जिसको कहा गया था एग। ओके, सेल आर सो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, मतलब आप उसको अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो, आपको इसको देखने के लिए ना माइक्रोस्कोप का यूज करना ही पड़ेगा। यही लिखा है दैट दे कैन नॉट बी सीन इन द नेकेड आई। आप अपनी नॉर्मल आई से इसको देख ही नहीं सकते हो, आपको सेल देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना ही पड़ेगा। I was therefore natural that their existence could not be detected by man
until he invented magnifying aids in the form of microscope। मतलब जब तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी ना, तब तक आप सेल को देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि सेल कोई भी नॉर्मल नेकेड आइज से देख ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी मैन उसको डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहा था नेचुरली, जब तक उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। यही कहा गया है इस पूरे पैरा में। आई होप अब आपको ये वाला पैरा समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट। सेकंड टॉपिक इज द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। इस पूरे पैरा में हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया, एंड सेल थ्योरीज के बारे में, कि अलग अलग सेल थ्योरीज दी गई थी तो किस साइंटिस्ट ने क्या बोला था अपनी थ्योरी में। अब हम ये पढ़ेंगे। ओके। The first microscope was constructed by Dutch scientist Anton van Leeuwenhoek 1632 से 1723। इनका बर्थ 1632 में हुआ था और डेथ 1723 में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसमें ये बोला है कि जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो बनाया गया था वो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने बनाया था। इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था ना, वो बनाया था लाइट माइक्रोस्कोप। वैसे तो माइक्रोस्कोप भी बोलोगे तो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन कौन सा माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक लाइट माइक्रोस्कोप। तो ल्यूवॉन हुक ने ना लाइट माइक्रोस्कोप दिया था, तो इसको इस ट्रिक से याद रखना, LL, ल्यूवॉन हुक लाइट माइक्रोस्कोप। उसी की स्टडी के बाद, मतलब किसकी स्टडी के बाद, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही सेल की स्टडी बहुत एफिशिएंटली की जाने लगी, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप से आप सेल देख ही नहीं सकते थे। तो इसकी जब इन्वेंशन हुआ तब आगे जाके साइंटिस्ट को पता चला कि अच्छा आप इसके थ्रू सेल को देख सकते हो, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। ही वॉज एन ऑर्डिनरी public official who ground lenses and made microscopic observation as a hobby. He is said to have constructed 400 microscope। ये मतलब इन्होंने पब्लिक की हेल्प करने के लिए ये, और इनकी मतलब हॉबी थी कि नई नई चीज़ों को देखें, नई नई चीज़ों को जानें, तब इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया कि ऑब्जर्व करें कि ये कैसे सेल दिखते हैं, क्या है जो हम अपनी निकल आई से नहीं दिखते हैं। ये ना अपनी हॉबी के थ्रू करा, मतलब इन पे कोई प्रेशर नहीं था, इनको मन करा कि इनका इंटरेस्ट है, इनको मन करा है चलो रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो फिर इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, जस्ट लाइक दिस। आपका इंटरेस्ट होगा आप कुछ भी कर लोगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी ना आपको बोरिंग लग सकता है, और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बोरिंग सब्जेक्ट भी ना आपको बहुत अच्छा लग सकता है अगर आपकी हॉबी है तो। ठीक है, इनकी हॉबी थी इसीलिए इन्होंने 400 माइक्रोस्कोप बनाकर देखे। Basically, all his microscope consist of a single biconvex lens and were called simple microscope। ये वाला कॉन्वेक्स है ना, यही लग रहा था, ये माइनस में होता है। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉनकेव लेंस। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन जो इन्होंने यूज किया था, इन्होंने ये लेंस यूज किया था, कॉन्वेक्स लेंस, सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस, और इसको सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया था। सम ऑफ दीज माइक्रोस्कोप हैड अ कंसीडरेबल मैग्नीफाइंग पावर अप टू 200 टाइम। ये जो मतलब इसमें नॉर्मली ये बोला गया है कि अगर ये है, ये लेंस है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप यू कैन, अगर ये है ना तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, दिस इज जूम आउट, और आप इसको 200 टाइम्स जूम आउट करके देख सकते हो। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इतनी छोटी चीज को ना 200 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हो। तो इस थ्योरी से ये भी फायदा था।
कि जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो ना, वो आप इससे देख लो। One of Leeuwenhoek microscope is shown in 2.1 figure, जो कि हम आगे देखेंगे. In this microscope, the eye was applied close to the lens on one side and the object was mounted on the needle-like screw point on the opposite side of the lens. Leeuwenhoek का जो सिंपल माइक्रोस्कोप था ना, वो ये था. इसमें एक फ्रंट था, ये बैक था, ये लेंस है, ये इसका स्क्रू है. तो इसमें क्या कहा गया था, क्लोज टू द लेंस ऑन द वन साइड. जो आई है ना, उसको आप लेंस के पास रखो, ऑब्जेक्ट को आप नीडल लाइक यहाँ रखना है, आपको यहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, और आपको अपनी आँख के पास लेंस को रखना है. ठीक है, ये था उनका सिंपल माइक्रोस्कोप. फिर आते हैं पहले साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन. नंबर 1 साइंटिस्ट की बात हम करने जा रहे हैं. नंबर 1 साइंटिस्ट in this chapter is Robert Brown, 1635 से 703. Robert Brown, an English scientist, developed a microscope by using two lenses for achieving greater magnification. अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था ना, जो एंटोन वन लीवन का जो सिंपल माइक्रोस्कोप था ना, उन्होंने इसको थोड़ा सा डेवलप किया. इन्होंने जो एक लेंस यूज करा था, इन्होंने उसकी जगह 2 लेंसेज यूज करे और उसकी मैग्निफिकेशन पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया. रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था वो ये था. ठीक है, अब इसमें यहाँ पर भी लेंस लगा है जो कि ये देखेगा, और यहाँ पर भी लेंस लगा हुआ है. ठीक है, तो इसके थ्रू इन्होंने 2 लेंसेज का यूज़ किया था. यूज़ क्यों किया था कि इनको मैग्निफिकेशन जो 200 टाइम जो एंटोन वन लीeuwenhoek वाली मैग्निफिकेशन थी उससे ज़्यादा इसको मैग्नीफाई कर सके, इसलिए इन्होंने 2 लेंस का यूज़ किया था. सच माइक्रोस्कोप वर लेटरली नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया. एंटोन वन लीeuwenhoek के माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है. वहीं रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है. इन हुक के माइक्रोस्कोप में द ऑब्जेक्ट टू बी सीन वाज प्लेस्ड ऑन द स्टेज बिलो. जो ये स्टेज बनाया गया है ना, अब पहला क्या है, फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट बिलो द माइक्रोस्कोप. इट इज इन्वॉल्व which was worked by the light from an oil lamp. 1. यहाँ पर आप ऑयल लैम्प को यूज करते हो. एंड फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट बिलो द माइक्रोस्कोप बाय फ्लास्क. 2. यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो और उस पर फोकस करते हो, फिर और यहाँ पे वाटर को फिल करते हो. 3, 4, 5 के थ्रू आई पीस, ये आई पीस कहा जाता है जो आंखों के पास लगता है. 4 में ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट को देखता है. एंड ये होती है 5th वाला है टेस्ट ट्यूब. ठीक है, एक बार मैं समझा देती हूँ. यहाँ पर आप ऑयल लैम्प यूज करते हो, सेकंड वाले में आप फोकस करते हो विद द वाटर को हेल्प करके. ठीक है, इसको हम आई पीस कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट को देखते हो. 5th वाले को ट्यूब कहते हैं. ओके, अब हुक के माइक्रोस्कोप में द ऑब्जेक्ट टू बी सीन वॉज प्लेस्ड ऑन द स्टेज. यहाँ पर जो स्टेज बनाया गया वहाँ पर हम इसको रखते हैं. एंड लाइट फ्रॉम एन ऑयल फेम, लाइट यहाँ से आती है, जो ऑयल फेम जो है ना, यहाँ से लाइट आती है, वो थ्रो ऑन इट बाय मीन ऑफ अ कॉनकेव मिरर, और यहाँ कॉनकेव मिरर पे फॉल होती है. ठीक है, and observed that it was made of tiny box-like compartments piled up together. This reminded him of the rooms or cell of monk in a monastery, and so he said that the cork was made up of cell. अब हुक ने ना क्या करा था, कॉर्क देखा था, प्लांट का कॉर्क देखा था,
और उन्होंने मतलब इनको ऐसे लिखे थे। इन्होंने इसमें क्या करा ना, मैं थोड़ा सा ये पूरा पढ़ती हूँ एंड फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। द सेल विच हुक सॉ वर ऑल डेड सेल। जो हुक ने जो देखे थे ना वो सारे डेड सेल देखे थे, एंड दे हैड ओनली द एम्प्टी बॉक्सेस ऑफ द वॉल or the wall. The ordinary compound microscope of today is a greatly improved design of the original Hooke microscope. जो ये वाला माइक्रोस्कोप है ना, ये वाला, ये जो हुक का जो माइक्रोस्कोप था ना, बस उसको थोड़ा सा डेवलप किया है हुक के माइक्रोस्कोप को। और ये आज के टाइम का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये मैं थोड़ा सा बता दूं, हुक ने ना क्या करा था, हुक ने ना अपने माइक्रोस्कोप में एक डेड सेल दिखा था, डेड सेल ऑफ कॉर्क ऑफ प्लांट, कॉर्क या बार्क प्लांट, मतलब कि बारी प्लांट में जो वुड की जो छाल होती है ना, उन्होंने उसको देखा था। और वो क्या थी, एक डेड सेल था। तो जो इनको जो सेल दिखा ना, वो ऐसे इस हेक्सागोनल टाइप का सेल दिखा और सारा खाली दिखा और कुछ नहीं दिखा, खाली बस इसका स्ट्रक्चर ऐसे था। दूसरे सेल से ऐसे हनी बी के छत्ते जैसा होता है ना, ऐसे ऐसे इन्हें सेल दिखे, ठीक है, और सारे खाली। फिर बाद में जो इनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसको थोड़ा सा और डेवलप किया गया, तो आज के टाइम का कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये है, ये ये होता है आई पीस। यहाँ पर आप अपनी आंख रखते हो और इसीलिए इसे आई पीस कहा जाता है, ठीक है। ये होती है इसकी बॉडी ट्यूब, मतलब ये बॉडी है, ये नोज पीस कहते हैं हम इसे। यहाँ पर 3 पावर का होता है, ठीक है। एक होता है हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लो पावर, एक होता है ऑयल इमर्जेंस। उसको जब यूज करते हैं ना, बहुत ज्यादा छोटी चीज होती है तो ऑयल इमर्जेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेज। जो ये स्लाइड रखी हुई है उसको स्लाइड कहते हैं। यहाँ पर एक मिरर होता है जिससे लाइट फॉल होती है और वो लाइट यहाँ पर ट्रांसफर होके आपको आईपीस के थ्रू इमेज दिखाती है जो कि इसमें बन रही है। ये उसका बेस होता है। ये आर्म होता है जो आप पकड़ते हो। फाइन एडजस्टमेंट, अगर आपको स्लाइड को फाइन एडजस्ट करना है ऊपर नीचे तो आप इससे करोगे। एक होता है कोर्स एडजस्टमेंट, जब आपको इसको ऊपर या नीचे करना है, आप इसको पास भी लेके जाओगे दूर भी लेके आओ, तो जब आपको ये करना है उसको यूज हेल्प करने के लिए होता है कोर्स एडजस्टमेंट, ठीक है। ये आज के टाइम का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये ही सारे स्कूल कॉलेजेस में यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है। Okay. The invention of the electron microscope added further to the unknown fact about cell. इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन जब आगे हुई तभी बहुत सारे सेल के बारे में अननोन फैक्ट्स पता चले। इट कैन गिव अ मैग्निफिकेशन टू ओवर
200,000 times as against the ordinary compound microscope, which magnifying an object up to a maximum of about 2000 times. जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2000 टाइम चीजों को मैग्नीफाइंग कर रहा था, वही जो ये वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था ना, वो 200,000 टाइम्स को मैग्नीफाइंग कर रहा था। तो विच इज बेटर, जो ज़्यादा मैग्नीफाइंग अच्छी तरीके से करे। तो ये जो 200,000 वाला था वो ज़्यादा बेटर है ना ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जो कि 2000 टाइम ही तो मैग्नीफाइंग कर रहा था। तो electron microscope are much more better than compound microscope. The ordinary compound microscope uses light which is bent by glass lens to magnifying the image, while the electron microscope use beam of electron which are bent by magnet. अब इसमें क्या है कि जो ये जो नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, ये मिरर लगा हुआ है। अब इसमें लाइट आती है तभी तो ये इसको पास करके मैग्नीफाइंग करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, वो यूज करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो यूज करता है विच आर बेंट बाय मैग्नेट, जो कि मैग्नेट के थ्रू बेंट होती है। ठीक है, बेंट होती है मैग्नेट के थ्रू। इन दिस क्वेश्चन ये मैं बता देती हूँ कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो जब आप ये चैप्टर पढ़ो। नेम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस। ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप था जिसमें आपने सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस को यूज किया था? कौन सा था? एंटोन वन लीवन ह्यूक था। सिंपल माइक्रोस्कोप। आई होप अब आप ना भूलो, इसको हम कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल, 2 मिनट पेन नहीं चल रहा। सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसमें हमने सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस को यूज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ मिरर यूज फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट इन हुक माइक्रोस्कोप। ग्लास लेंसेज यूज किया था। क्या यूज किया था? ग्लास लेंसेज। ग्लास लेंसेज को हमने यूज किया था। ठीक है, what is the maximum magnification that can usually be achieved? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आप किस चीज से अचीव कर पाओगे, कंपाउंड से या इलेक्ट्रॉन से? अभी बताया था कंपाउंड वाला कितना करता है, 2000, 2000, और इलेक्ट्रॉन वाला कितना करता है, 200,000। तो विच इज बेटर? इलेक्ट्रॉन वाला बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट सेल थ्योरी। इससे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने 2 साइंटिस्ट कौन से पढ़ाए हैं अभी।
फर्स्ट वन इज एंटोन वॉन ल्यूवॉनहिक वॉन हुक। इसमें हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोस्कोप है वो इन्होंने ही डिस्कवर किया था। इन्होंने माइक्रोस्कोप दिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। लेकिन एंटोन वॉन ल्यूवॉनहुक का नाम हम एक और चीज़ की वजह से भी याद रखते हैं कि एंटोन वॉन ल्यूवॉनहुक ने जो माइक्रोस्कोप के थ्रू जो सेल देखा था ना, वो एक लिविंग सेल देखा था। कौन सा सेल देखा था? लिविंग सेल देखा था। तो इनको हम दो चीज़ों की वजह से याद रखते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवॉनहुक ने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था और जो सेल देखा था वो लिविंग सेल देखा था। वहीं पर जो रुडोल्फ सॉरी वही जो हुक ने रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो एक डेड सेल देखा था। और इनको सिर्फ इसलिए ही नहीं जाना जाता क्योंकि इन्होंने डेड सेल देखा था। इन्होंने फर्स्ट डेड सेल देखा था। फर्स्ट डेड सेल देखा था इन्होंने। ठीक है, सबसे पहले हुक ने सेल देखा था, वो की फर्स्ट डेड सेल देखा था। एंटोन वॉन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चीज पे चल रहे हैं, दैट इज अ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ना दो साइंटिस्टों ने दी थी। पहला है क्लेडन एंड दूसरे साइंटिस्ट हैं श्वान। इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी थी। तो कोई भी पूछे सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्लेडन एंड श्वान। अगर आप इतना भी याद रखते हो, पूरा नाम याद नहीं हो पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्लेडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। तो नाउ स्टार्ट कर। 1838 में मैथियस स्क्लेडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्लेडन कौन थे, श्वान कौन थे। स्क्लेडन जो थे ना वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। अनाउंस दैट एवरी प्लांट, बॉटनिस्ट थे तो प्लांट पर ही काम करेंगे, तो एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। उन्होंने कहा था कि जो प्लांट बने हैं ना, हर प्लांट लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। ही एडेड दैट ईच ऑफ दीज सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। हर एक सेल परफॉर्म करता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को। और तो थोड़ा सा इसको स्क्लेडन स्क्लेडन जो थे कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट थे 1838 में। इन्होंने क्या कहा था कि एवरी प्लांट एवरी प्लांट किससे बने हैं? हर प्लांट किससे बना है? सेल से। और इन्होंने ये कहा था कि हर सेल कुछ ना कुछ वेरियस लाइफ परफॉर्म करता रहता है। ये जो जिंदगी के लिए जो जरूरी है ऐसी परफॉर्म करता रहता है वो प्रोसेसेस को। ठीक है, फिर अ ईयर लेटर मतलब कि 1838 में स्क्लेडन ने दिया था। स्क्लेडन ने दिया था 1839 में श्वान आए। अब श्वान आए तो श्वान भी भाई साहब कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा तो है नहीं है कि साइंटिस्टों को चुनना हो, भाई चुल तो रहती है। तो 1839 में थियोडोर श्वान आए जो कि थे जर्मन जुओलॉजिस्ट। अब जुओलॉजिस्ट थे तो मोस्ट प्रोबेबली वो एनिमल के बारे में ही कहेंगे। ठीक है, मेड सिमिलर डिस्कवरीज इन एनिमल, मतलब कि जैसी डिस्कवरी श्वान ने प्लांट को लेकर दी थी वही सॉरी शील्डन ने प्लांट को लेकर दी थी वही श्वान ने एनिमल को लेकर दी। ही डिक्लेयर्ड दैट
all animal and plant are composed of cell which serve as the unit of structure and function. अब यहाँ पर तुम लोग कंफ्यूज हो गए तो मैं बता दूं, जो स्क्लेडन थे ना वो बॉटनिस्ट थे। अब उन्होंने बात की थी सिर्फ प्लांट्स की। वहीं ये श्वान भाई साहब आए। अब इनको पता क्या है, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना था। अब इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना था, इनका काम तो भाई एनिमल को लेकर हो जाता, लेकिन ये एक्स्ट्रॉर्डनरी वाले भाई थे, तो इन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट्स को भी जोड़ दिया और इनकी थ्योरी एनिमल और प्लांट दोनों को लेकर दी जाती है। ठीक है, श्वान ने दोनों को कहा था कि ऑल एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल, वो सेल से बने हुए हैं, जो कि सेल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। किसी भी चीज की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ सेल कहा जाता है, और सेल से मिलकर ही प्लांट बने हैं और एनिमल बने हैं। श्वान ने सिर्फ प्लांट के बारे में कहा था, वहीं पर सॉरी स्क्लेडन ने सिर्फ प्लांट के बारे में कहा था और श्वान ने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के बारे में कहा था। ठीक है, दिस इन शॉर्ट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। स्क्लेडन स्क्लेडन ने कहा था कि हर प्लांट सेल से बना हुआ है और वही उन पे वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब श्वान भाई साहब आए। श्वान ने कहा ऑल एनिमल, सारे एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्हीं दोनों को मिला के सेल थ्योरी दी गई। अब आपसे पूछ लिया कि सेल थ्योरी किसने दी गई, तो दोनों साइंटिस्ट का नाम है स्क्लेडन का भी और श्वान का भी। इन्हीं दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। ओके, द सेल थ्योरी हैविंग बीन प्रपोज्ड बाय श्वान एंड स्क्लेडन इन द ईयर 1839। ठीक है, याद रखना 1839 में दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चाउ। अब जो रुडोल्फ वर्चाउ है ना 1858 में आए थे। अब इन्होंने इस सेल थ्योरी में ऐड करा था। अब कुछ ऐसी खामियां थी सेल थ्योरी की जिसको रुडोल्फ वर्चाउ ने आके सॉल्व किया। सेल थ्योरी ने ये तो बताया था कि ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि सारे एनिमल और प्लांट जो है ना वो सेल से बने हुए हैं। लेकिन सेल थ्योरी की एक कमी कहेंगे तो कमी ये थी कि सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि जो ये सेल है ना वो सेल कहाँ से आया। सेल थ्योरी ना हमें ये तो बताया कि सारे प्लांट और एनिमल सेल से बने हैं, लेकिन वो सेल आया कहाँ से, पहला सेल कहाँ से आया, ये सेल थ्योरी हमें नहीं बता पाई। तो इसी को कमी को दूर करने के लिए जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे रुडोल्फ वर्चाउ। 1858, ये ईयर भी याद रखना कि 1858 में रुडोल्फ वर्चाउ आए। सेल थ्योरी दी गई थी 1839 में। ठीक है, ये ईयर्स आपको याद होने ही चाहिए। सेल थ्योरी पर सेइंग दैट ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब रुडोल्फ वर्चाउ आए, उन्होंने कहा कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इसका मतलब क्या है, ये जो सेल है ना ये डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा, फिर ये डिवाइड करेगा, ये दो सेल बनाएगा, ये डिवाइड करेगा, ये दो सेल बनाएगा। तो जो ये सेल आया ना ये इसके प्री एग्जिस्टिंग जो पहले था उसके एग्जिस्टेंस से ही आया है ये सेल। ये चीज हमें किसने बताई थी, रुडोल्फ वर्चाउ ने, क्योंकि सेल थ्योरी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि ये सेल आया कहाँ से। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने बताया कि जो ये वाला सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से है, जो पहले सेल था वो डिवाइड हुआ फिर वो नया सेल बना। समझ में आया कि कहाँ से आया वो पहला सेल, उससे पहले का सेल रहा होगा, उसने डिवाइड किया तब जाके वो सेल बना। द सेल थ्योरी स्टेट्स थ्री मेजर पॉइंट। सेल थ्योरी ने तीन मेजर पॉइंट बोले थे। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल।
सेल जो है ना वो सबसे छोटी यूनिट है ऑल लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर की सबसे छोटी यूनिट है, ये सेल थ्योरी ने कहा था। द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग सेल। सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स के जो फंक्शन है ना वो भी सेल के द्वारा ही होते हैं, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है। एंड सेल थ्योरी ने, जो कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी, उसने ये भी बता दिया था कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो हर सेल जो आया है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया होगा। इसीलिए इस बुक में वो वर्ड नहीं है, मैं बता दूं, ये एक वर्ड यूज करा गया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये रुडोल्फ वर्चॉ ने ये वर्ड कहा था कि ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कि इसका मतलब वही है कि ऑल लिविंग सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब कुछ और नहीं है, ऑल लिविंग सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ वर्चॉ ने ये वर्ड कहा था ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, तो ये मत भूलना। आगे चलते हैं। व्हाट डज द सेल थ्योरी मीन? सेल थ्योरी का मतलब क्या है? टेक टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले लो। एक प्लांट जैसे कि मैंगो एंड एनिमल जैसे कि फ्रॉग। ठीक है। प्लांट के केस में उन्होंने किस एग्जाम्पल को लेकर समझाया है? मैंगो को लेकर। और एनिमल के केस में किस एग्जाम्पल को लेकर समझाया है? फ्रॉग को लेकर। ठीक है। पहले हमने स्ट्रक्चरल यूनिट की, हमने सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा, ये समझाने के लिए। इफ वी टेक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग, या तो बॉडी, फ्रॉग की बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो, या एनी पार्ट ऑफ अ मैंगो प्लांट, मैंगो प्लांट की बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो और उसको एग्जामिन करो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो वो आपको ना शो होगा सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल का स्ट्रक्चर आपको शो करेगा। इसीलिए उसे स्ट्रक्चरल, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इसीलिए उसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब फंक्शनल यूनिट उसे क्यों कहा जाता है? तो एनी फंक्शन इन द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग और इन द मैंगो प्लांट इज ड्यू टू द एक्टिविटी इन इट सेल। कोई भी फंक्शन जो कि फ्रॉग की बॉडी में हो रहे हैं या मैंगो प्लांट में हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सेल एक्टिविटी कर रहा है, सेल की एक्टिविटी के थ्रू ही फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं एक मैंगो प्लांट में और फ्रॉग की बॉडी में। जैसे कि मूवमेंट ऑफ फ्रॉग इज ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल सेल। अब फ्रॉग अपना मूवमेंट कैसे कर पा रहा है? क्योंकि जो फ्रॉग की बॉडी में जो मसल सेल हैं उनका कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम विच द सेल ऑफ द गट सिक्रीट। अब जो फूड का डाइजेशन कैसे हो रहा है, ये उसकी एलिमेंट, ये स्टमक है एंड इंटेस्टाइन वगैरह भी, तो उसके स्टमक में भी तो एचसीएल सिक्रीट हो रहा होगा या कोई भी केमिकल सिक्रीट हो रहा हो, तो वो खाएगा तो केमिकल सिक्रीट होगा, वो छोटे छोटे पीसेस में उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? सेल, जो कि स्टमक के सेल हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने फंक्शन। ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब बाय द सेल, जो डाइजेशन हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो सेल अब्सॉर्ब कर लेगा। एंड अब्सॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड अप इन सेल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब जो उसने अब्सॉर्ब करा है उस फूड के थ्रू, डाइजेस्ट करा फिर उसको अब्सॉर्ब किया, तो जो एब्सॉर्ब फूड है ना उसको सेल कैसे यूज करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी उसकी बॉडी में जिसके थ्रू वो सेल हेल्प लेगा उस अब्सॉर्ब फूड से। In a mango plant, photosynthesis occur in the cell of leaf. The root cell absorb water from the soil and so on. अब मैंगो प्लांट में क्या हो रहा है? मैंगो आम ऐसे ही बनाते थे ना पहले हम, ऐसे ही तो बनता था पहले, मैं तो ऐसे बनाती थी। तो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है मैंगो के प्लांट में, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो लीव्स पर ही तो हो रहा है। ऐसे लीव्स, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत है, CO2, ऑक्सीजन, पानी। अब पानी कहाँ से मिल रहा है? जो रूट है प्लांट की, प्लांट पर लीव्स है लेकिन रूट तो है, रूट में वो वाटर कहाँ से आ रहा है? वो सॉइल से ले रहा है।
तो वैसे सॉइल से लेकर वो पानी भेज रहा है, पानी लीव्स तक पहुंचा रहा है, लीव्स में पहुंचा के वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये एक्टिविटी तो करी, तो ये उसका फंक्शनल यूनिट कहलाती है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया है कि सेल इज द structural and functional unit ऑफ लाइफ। हम क्यों कहते हैं, आपको ये समझ में आया कि हम स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं सेल के थ्रू, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस का, एनिमल के सेल में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, नाउ मूव ऑन। Mango tree is composed of millions and millions of cells. फ्रॉग की बॉडी और मैंगो ट्री बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, जैसे कि मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनी हुई है। मैनी ऑफ दीज सेल कंटिन्यूसली डाई and are replaced by new one which are found by the division of younger cell. Formation of cell from pre-existing cell is a never ending chain. इसमें ये कहा गया है, जैसे इनकी बॉडी है ना, मिलियंस और मिलियन सेल से मिलकर बनी है। अब इस सेल के 120 दिन पूरे हो गए, मैं 120 दिन मान के चलती हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ 120 दिन होते हैं, हर सेल की अपनी लाइफ स्पैन होती है। मैंने माना इस सेल के 120 दिन हो गए, अब क्या होगा, ये मर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसने पहले डिवाइड करा होगा और सेल बनाए होंगे, उन सेलों ने और सेल बनाए होंगे, तो ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक सेल मर गया तो मतलब खत्म है, उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। नए सेल, यंगर सेल बनते रहते हैं, और इसी फॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस इज अ नेवर एंडिंग चेन। ये कभी खत्म नहीं होती, ऐसी चेन चलती रहती है, एक सेल से दो सेल, फिर वो और डिवाइड करेंगे, फिर वो और डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे, ऐसे ये चलता रहेगा। और अगर ओल्ड हो जाएंगे तो वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे बाय न्यू सेल से। ठीक है, ऑल लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल। हमने पहले ये पढ़ा था कि सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट हुई है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था एक सेल का। ठीक है, यही पहले हमने आगे इसी चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, जिसको हमने एक्स सेल कहा था। तो उसको ये जस्टिफाई कैसे करेंगे। द लाइफ ऑफ अ फ्रॉग एंड द लाइफ ऑफ मैंगो ट्री स्टार्टेड एज एन एग एज अ सीड रिस्पेक्टिवली। फ्रॉग के केस में एग सेल है, मैंगो के केस में सीड है। ओके, अब ये मत कहना मैंगो के केस में भी आ गया और फ्रॉग के केस में सीड है। ये बकवास मत करना। The egg was a single cell produced by the cell of the ovary of a mother frog. The mango seed had an embryo which also started as a single cell in the ovary of the flower of the parent mango tree. फ्रॉग के केस में एग है, एग कहाँ से आया, ओवरी से, ओवरी ऑफ मदर फ्रॉग। ओके, फीमेल के पास ओवरी होती है, ओवरी हर महीने एग सिक्रीट करती है इन ह्यूमन, और ऐसी एनिमल में होता है एग से फ्रॉग बना। इन केस ऑफ मैंगो, मैंगो के केस में क्या होता है ना, सीड, सीड भी कहीं ना कहीं ओवरी ऑफ मैंगो ट्री, मैंगो प्लांट। मैंगो का जो प्लांट होती है, फ्रूट जो होता है ना मैंगो का फ्रूट, उसमें ओवरी होती है, और ओवरी से सीड जर्मिनेट होता है, फिर मैंगो ट्री बनता है। ठीक है, मैंगो प्लांट फ्रूट होता है, फ्रूट में ओवरी होती है, ओवरी में सीड होता है, एंड मैंगो का प्लांट होता है। द मैंगो सीड हैड एन एम्ब्रियो which also started as a single cell. सीड से पहले वो क्या होता है, एम्ब्रियो, जो कि ह्यूमंस में भी होता है, सिंगल सेल होता है। ओवरी ऑफ द फ्लावर ऑफ द
पेरेंट मैंगो ट्री। ठीक है, अभी इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। जहाँ आपको समझ में नहीं आया वहाँ पर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम मुझे ये पॉइंट नहीं आया, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। मतलब पॉइंट ही बताना कि मैम मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि लाइफ सिंगल सेल से कैसे अराइज हुई, या वो स्ट्रक्चर यूनिट कैसी है, जो रुडोल्फ वर्चाओ ने सेल थ्योरी में किया, मतलब पॉइंट के थ्रू बताना तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप ये कहोगे मैम ये पैरा नहीं आया, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे बताना कि पैरा नहीं आया समझ में। ठीक है, पॉइंट के थ्रू बताना कि क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसको कवर करने के लिए सोचूंगी। ठीक है, और मैं कवर भी करूंगी इंशाल्लाह। सो आई होप, गुड लक, एंड प्लीज़ सेकेंड लेक्चर ज़रूर देखना।